नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। आज का जो अपना टॉपिक है, जो पुराना वीडियो था उसमें अपन ने केन नदी नर्मदा नदी और चंबल नदी, जो दो बड़े नदी तंत्र थे, उनकी चर्चा की थी। आज अपना कोशिश करेंगे कि जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की पूरी नदियां कंप्लीट करें। टाइम का पता नहीं कितना भी टाइम का वीडियो बन सकता है, ये 1 घंटा 1.5 घंटा जितने का भी वीडियो बने ये, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी संपूर्ण नदियां हैं एमपी की, वो आपको एक ही वीडियो में पूरी नदियां मिल जाएं। देखो, मैंने पहले ही वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि नदियां पढ़ने के लिए 2 नदी तंत्र तो विशेष रूप से थे, एक चंबल था और एक नर्मदा था, जिसको मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो दोनों का बना करके आपको पिछला वीडियो रखा। आज का जो टॉपिक है नदियों का, तो केवल नदियां नहीं देखनी है, नदियों के साथ साथ में अपने कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना कब चालू हुई, किन नदियों के किन 2 नदियों के बीच थी, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं आते कि इस नदी का उद्गम कहाँ से है और उसका मुहाना कहाँ से है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि इनके अंतर्गत जो नए नए बांध बनाए गए हैं, जो नए नए जलप्रपातों की खोज हुई है, तो जलप्रपात मिले हैं, छोटे छोटे जलप्रपातों को बड़ा किए करके और पेपरों में नाम जो है तो पूछने लगे हैं। तो आज हम अपन उन्हीं सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अब केन, चंबल और नर्मदा नदी होने के बाद आज ये एक नदी यहाँ से निकली हुई है। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। अब देखिए, ये नदी यहाँ से बेतवा नदी होते हुए ये रायसेन से निकली है और इस तरीके से होते हुए ये बिरसा से और ऐसे यहाँ से हमीरपुर एंट्री करके और ये सीधा हमीरपुर, ये ललितपुर से होते हुए सीधा हमीरपुर और जाके यमुना नदी में मिल जाती है। नदी निकली कहाँ से? रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकली। नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी है ये? बेतवा नदी है, जो रायसेन से निकली है और जाकर के मिली कहाँ? हमीरपुर में जाकर के मिल गई। तो ये इसका तो हो गया उद्गम स्थल और मुहाना। अब उद्गम स्थल जिला पूछे तो रायसेन, बहुत कम संभावना है कि जिला पूछे। एक पर्टिकुलर गांव से निकली है, उस गांव का नाम है कुम्हरा गांव। कौन सा गांव है? रायसेन के पास जो कुम्हरा गांव है वहां से निकली हुई है नदी, ठीक है। तो रायसेन के कुम्हरा गांव से कौन सी नदी निकली है? बेतवा नदी निकली हुई है और मिली कहाँ पर है जाकर के? इसका मुहाना कहाँ है? कि यमुना नदी के हमीरपुर में इसका मुहाना है। ये तो चलो मोटी मोटी बात हो गई ऊपरी हिस्से की, उद्गम और मुहाना। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट? इनकी लंबाई, जो 5 नदियां मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उनकी लंबाई है, बिल्कुल याद रखनी है। ये कितनी लंबी है? 590 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ये कितने किलोमीटर की? 590 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। अब देखो, बेतवा नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में अपना बहुत अच्छा रोल निभाती है। एक तो देखो चंबल निभाती है, दूसरा नर्मदा तो मुख्य नदी है, लेकिन तीसरे नंबर पर बेतवा नदी, क्योंकि इसको बुंदेलखंड की गंगा या मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। देखो, ये 2 नाम इसके रखे गए, एक बुंदेलखंड की गंगा और एक मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। किस नदी को? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्यों किया जाता है? अभी तो पता भी होना चाहिए कि यार इसको नर्मदा को करना चाहिए, इसको क्यों कर रहे हैं? देखो, कारण क्या है कि मध्य प्रदेश के जितने भी पवित्र तीर्थ स्थल है, माने हुए तीर्थ स्थल हैं, वो सब बेतवा नदी के किनारे से होते हुए ही जाते हैं, ठीक है। जहां पर तीर्थ स्थल जैसे क्षिप्रा नदी, मालवा की गंगा, तो वहां से क्या है? उज्जैन, कुंभस्थ लगता है, ठीक है। तो इस कारण से वो फेमस हो गई। तो ये बेतवा ये फेमस क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थल जो है ना, वो सब यहीं से बेतवा नदी से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से ऐसे, ये बिरसा से होते हुए भोजपुर, मैं अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से है जहां से ये बेतवा नदी होते हुए निकलती हुई है। भोजपुर है, सांची है, चंदेरी है, इन सब से। तो चलिए एक एक बात ध्यान देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है बेतवा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायकों पर विशेष ध्यान देना है 5 नदियों की, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जो बेतवा नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इस साइड से एक भी सहायक नहीं है, छोटी मोटी नदियां हैं, अभी वो बाहर निकल के नहीं आई हैं, बट इस साइड से 3 सहायक नदियां हैं जो यहाँ से, ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र से ऐसे पश्चिमी क्षेत्र में आकर के तीनों मिलती है हम लोग को लाइन से। एक यहाँ से आती है, फिर दूसरी एक यहाँ से, फिर दूसरी यहाँ से और तीसरी यहाँ से। तीनों सहायक नदियां ऐसे बेतवा में आकर के मिलती है। उसमें से एक सहायक जो बेतवा की नदी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सहायक नदी का नाम है बीना। कौन सी नदी है? बीना नदी, जो इसकी सहायक नदी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली सहायक नदी बेतवा की है बीना, ठीक है। दूसरी सहायक नदी है इसकी धसान। कौन सी दूसरी सहायक नदी है? धसान नदी है। तो दूसरी सहायक नदी है धसान
और तीसरी सहायक नदी है बेतवा की जिसका नाम है जामनी। क्या नाम है इसका? जामनी नदी। ये 3 सहायक नदियां हो गई। पहली का नाम क्या हो गया? बीना, दूसरी का नाम क्या हो गया? धसान, और तीसरी का नाम हो गया जामनी। तो 3 सहायक, मुख्य रूप से 3 सहायक नदियां हैं। अब मैंने ये क्यों कहा था कि बीना क्यों सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, क्योंकि बीना तेल रिफाइनरी आपने सुना होगा, वो किस यही जो बीना नदी है उसके किनारे जो है तो बीना तेल रिफाइनरी बनी है। वो इतनी बड़ी जो तेल की रिफाइनरी तैयार की गई है तो कोस नदी में बनाई गई है, बीना तेल रिफाइनरी, बीना नदी के पास पर ही उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गई इसकी सहायक नदियां। अब बेतवा नदी में और क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें परियोजनाएं बनी है। क्या? 3 परियोजनाएं हैं, 2 एमपी में है और 1 यूपी में है। तो पहली परियोजना का नाम है, पहली जो परियोजना नदी निकली और एक परियोजना बनी जिसका नाम है अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर। क्या नाम है? सम्राट अशोक सागर परियोजना एक बनी इसमें। ठीक है, पहली परियोजना का क्या नाम है इसमें? सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, दूसरी परियोजना जो यहाँ पर बनी है उसका नाम है राजघाट। दूसरी परियोजना का नाम क्या है? राजघाट। ये राजघाट परियोजना कौन सी है? दूसरी परियोजना है इसमें, किसमें? बेतवा में राजघाट। पहली अशोक सागर, फिर उसी के जस्ट आगे राजघाट। राजघाट के आगे है तीसरी माता टीला, माता टीला, तीसरी है माता टीला, और चौथी एक परियोजना बनी है इसमें परीक्षा। परीक्षा कौन सी? परीक्षा। अब देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बिल्कुल आराम से, और एक एक चीज़ें अच्छे से पढ़नी है कि नदियाँ, परियोजनाओं से संबंधित, जलप्रपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, एक ही वीडियो आपको 4-6 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए, बेतवा में सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्गम स्थल रायसेन कुमरा गाँव, मिलन बिंदु इसका कहाँ है? हमीरपुर यमुना, लंबाई 590 किलोमीटर। 3 चीज़ें तो बड़ी बड़ी है, अपन ने देख ली। फिर अगला क्या देखी? इसकी सहायक नदियाँ देख ली, कौन कौन सी? बीना, धसान और जामनी, 3 सहायक नदियाँ जो इस क्षेत्र से होकर के आती है, 3 सहायक नदियां। अब एक क्या है परियोजना इसमें? अशोक सागर परियोजना एक यहाँ बनी हुई है। ठीक है, सम्राट अशोक सागर सांची के पास। ठीक है, तो एक वो परियोजना हो गई। दूसरी परियोजना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजघाट परियोजना। ये बदल बदल के क्वेश्चन आ जाता है कि राजघाट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, या रानी लक्ष्मीबाई इसका नाम भी है। क्या नाम है? राजघाट का ही, राजघाट परियोजना का ही नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी के किनारे है, या राजघाट परियोजना किस नदी के किनारे, किस नदी पर बनी है? किनारे कह रहा हूँ, किस नदी पर बनी है? राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई? तो उसका आंसर क्या टिक करना है? बेतवा नदी पर बनी हुई है। तो राजघाट हो गई, या रानी लक्ष्मीबाई, इसी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। ये हो गई माता टीला बांध। ठीक है, ये जो देखो अशोक सागर और राजघाट, ये दोनों मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के ही है, मध्य प्रदेश में इनका ज्यादा अस्तित्व है। जो माता टीला बांध है वो एमपी और यूपी में इसके पानी का बंटवारा किया गया है। कैसे पानी का बंटवारा समझते होगे आप लोग, कुछ नहीं है। मान लो जैसे यहाँ एक बांध बना दिया गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें ये हो गया कि कुछ पानी से, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इससे कुछ नहरें निकाली गई, वो उसकी ये एमपी में सिंचाई हो गई। फिर इसी बांध से कुछ नहरें निकाली ली जाएंगी, जो ललितपुर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए यूपी के जिलों को दे दिया गया। तो इसमें क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसका कुछ पैसा, जो ये बांध बनवाने में कुछ पैसा ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया, कुछ पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, और दोनों ने उपयोग कर लिया अपने अपने जिलों में, क्योंकि दोनों का बीच का क्षेत्र आता है। तो ऐसे ही ये माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परीक्षा परियोजना टोटल यूपी की है। परीक्षा परियोजना जो बेतवा नदी पे बनी है वो टोटल यूपी की है। देखो, राजघाट भी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, माता टीला परियोजना भी है एमपी और यूपी की। जो परीक्षा परियोजना है ये बेतवा नदी में पड़ी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के पूर्णिया जिले में है। इस कारण से परीक्षा परियोजना केवल उत्तर प्रदेश की ही परियोजना है, ना कि ये संयुक्त परियोजना है। अब इतना जोर इसमें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि इनमें से कौन सी बेतवा नदी की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, और ऑप्शन में परीक्षा रहेगा, क्योंकि आपका राजघाट भी रहेगा, माता टीला भी रहेगा, और यहाँ वहाँ की रहेंगी, और परीक्षा यदि रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना, जो परीक्षा परियोजना बनी तो बेतवा नदी पर है, ठीक है, बट वो केवल उत्तर प्रदेश की ही परियोजना है। मतलब उत्तर प्रदेश द्वारा ही बनवाया गया है, पैसा उसमें लगाया गया है, और मध्य प्रदेश का उसमें कुछ नहीं है। तो परीक्षा परियोजना कहाँ बनी है? बेतवा नदी पर, लेकिन उसका जो उपयोग कौन कर रहा है? केवल यूपी, क्योंकि उन्होंने ही अपने पैसों से बांध बनवाया है। तो ये बात हो गई इनकी परियोजनाओं की, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर और है बेतवा नदी की, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक देवगढ़ का किला यहाँ फेमस है बेतवा नदी में। कौन सा किला? देवगढ़ का किला। पढ़ा होगा आप लोगों ने, देवगढ़
का किला एक फेमस है इसी बेतवा नदी में। जो ये बेतवा नदी यहाँ से ऐसे होकर के गई है, इसमें देवगढ़ का किला फेमस है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देवगढ़ के किला में, ये है तो उत्तर प्रदेश में, ये तो इसको बेतवा का आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं देवगढ़ के किला को? बेतवा का आइलैंड। बात याद रखना, बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? तो बेतवा का आइलैंड कहा जाता है देवगढ़ के किले को, बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। तो ये यहाँ बात हो गई। तो ये जो बेतवा नदी है उसमें एक अगला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? आइलैंड जानते हो आप लोग, ठीक है। तो बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? देवगढ़ के किले को बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। तो ये हो गई आपका, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से ये था। और कौन से इससे क्वेश्चन बनेंगे बेतवा नदी से? और इसमें जलप्रपात, देखो एक जलप्रपात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेतवा नदी का, नाम सुना होगा, भालकुंड। कौन सा नाम है उसका? भालकुंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात करके नाम है। इसको राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? भालकुंड जलप्रपात को। और ये राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? राहतगढ़ जानते हो, राहतगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वो आता है सागर जिले के अंतर्गत। तो सागर जिले के अंतर्गत जो है, तो जो राहतगढ़ है उसी के अंतर्गत एक जलप्रपात है जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। और किस नदी के किनारे है? वो है आपका बेतवा नदी के किनारे जो है तो भालकुंड जलप्रपात है, ठीक है। लेकिन बेतवा नदी के किनारे है। यदि पर्टिकुलर नदी पूछे किसकी, इसकी कि भालकुंड जलप्रपात पर्टिकुलर किस नदी पर है, यदि बेतवा ऑप्शन में हो तो टिक कर देना है। यदि बेतवा नहीं है ऑप्शन में हो, पर्टिकुलर नदी, तो जो बीना नदी मैंने अभी यहाँ बताई थी कि जो इसकी सहायक नदी है, तो ये मुख्य रूप से बीना नदी पर स्थित है, ठीक है। कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है क्योंकि बीना सहायक नदी किसकी है? बेतवा की। तो यदि केवल बीना नहीं है ऑप्शन में, यदि बेतवा रख दिया धोखे से उसने, तो बेतवा ही सही माना जाएगा। बट यदि पर्टिकुलर पूछे कि किस नदी पर पर्टिकुलर है, तो बीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात। कहाँ? राहतगढ़। राहतगढ़ कहाँ स्थित है? ये स्थित है सागर में। तो एक जलप्रपात हो गया आपका ये बीना नदी वाला। अब इससे जो एक जनरल क्वेश्चन इसका एक बनता है और बेतवा नदी का, देखो इसका जनरल क्वेश्चन एक ये बनता है कि इसमें जो स्थल स्थित है जिस कारण से इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो देखो पहले तो ये जब यहाँ से जाती है तो क्या पड़ता है? सांची, रायसेन वाला जो यहीं से जैसे एंट्री करती है तो सांची पड़ेगा। तो सांची इसमें स्थित है, पहला तीर्थ स्थल मान लो, ठीक है। तो एक सांची हो गया। फिर जैसे यहाँ से निकलेगी रायसेन के पास, पहले तो भोजपुर ही आ जाएगा, भोजपुर फिर सांची आएगा, है ना। तो भोजपुर हो गया, सांची हो गया, भोजपुर, ये सब ये कौन सी नदी? बेतवा नदी। फिर उसके बाद चंदेरी, यहाँ अशोकनगर के पास जो चंदेरी है तो चंदेरी हो गया, ठीक है। अब ओरछा, क्योंकि यहाँ से निकलती है तो ओरछा, ये ओरछा हो गया। तो ये 4 तीर्थ स्थल है जो कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। ये अच्छे जो बड़े तीर्थ स्थल है अपने यहाँ के, एक तो सांची हो गया, फिर भोजपुर हो गया, फिर चंदेरी हो गया और फिर ओरछा हो गया। तो ये जो 4 तीर्थ स्थल है ये कहाँ स्थित हैं? बेतवा नदी पर स्थित हैं। इस कारण से इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है तो इसको बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। तो ये हो गए अपने बेतवा नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जितने भी आएंगे वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब बेतवा नदी कंप्लीट करने के बाद, अब देखिए ये जैसे अपन बेतवा नदी कंप्लीट करते हैं उसके बाद अब अपन सिंध नदी की चर्चा करेंगे। कौन सी नदी? अब अपन पढ़ने वाले हैं सिंध नदी। सिंध नदी ये बिरसा जिले से निकली है। कहाँ से? बिरसा से निकली है। और ये इस तरीके से यहाँ से प्रवाहित होते हुए और शिवपुरी से होते हुए ये भी जाकर के कहाँ मिलती है? यमुना में। तो ये याद रखना है नदियाँ यमुना में कितनी मिलती हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी ऐसी कौन सी है जो गंगा नदी में मिलती है? वो आपको कमेंट में आंसर बताना है, लास्ट में अंत तक मैं बताऊंगा। तो देखो जो बिरसा नदी, बिरसा से कौन सी नदी ये निकली हुई है? ये नदी का नाम है सिंध। अब कंफ्यूजन, 2 नदियां इंपॉर्टेंट है। ये सिंध नदी है, एक सिंधु नदी है, ठीक है। जो भारत के, मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें जो नदियां बताई थी उसमें जो सिंधु नदी वो अलग है। ये सिंध नदी है जो कहाँ से निकली हुई है? बिरसा से निकली हुई है। और ये भी कहाँ मिली है? यमुना में जो है तो मिल गई है। यमुना में ये जो जालौन जिला इनका पड़ता है, जालौन, कौन सा? जालौन जो जिला है, तो जालौन जिला के पास यमुना नदी में ये कौन सी नदी मिल जाती है? आपकी सिंध नदी जाके मिल जाती है। तो उद्गम कहाँ से हो गया सिंध नदी का? बिरसा जिले से। मुहाना कहाँ हो गया आपका? जालौन जिला, यमुना पर। तो ये 2 बातें तो यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब बेतवा नदी का मुहाना कहाँ था आपका? हमीरपुर, यमुना नदी में वो था। अब
सिंध नदी से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। देखो अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है किसकी, सिंध नदी की। सिंध की लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर इसकी सिंध की लंबाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यदि अगली बात करें सिंध नदी की, कि इससे और इंपॉर्टेंट बात क्या है सिंध नदी की, इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है सिंध नदी की, एक तो है क्वारी, कौन सी, क्वारी हो गई। दूसरी नदी है पहुंच, कौन सी, पहुंच नदी है एक क्वारी हो गई और पहुंच हो गई। ये दो नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं किसकी, आपकी सिंध नदी की, क्वारी और पहुंच, ये दो नदियां हो गई। ठीक है, तो अब सिंध नदी का उद्गम विदिशा से और ये इसका मुहाना कहाँ है, जालौन उत्तर प्रदेश, यमुना नदी, लंबाई 470 किलोमीटर और सहायक नदियां क्वारी, पहुंच और एक माहौर करके भी नाम है एक सहायक नदी का, क्या नाम है, माहौर भी जो है तो ये इसकी सहायक नदी है। 3 हो गई सिंध की सहायक नदियां। ठीक है, अब इसके बाद सिंध नदी में और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो इसकी परियोजना सिंध नदी अपन पढ़ ही इसलिए रहे क्योंकि इसकी एक परियोजना है जो हर बार पेपरों में आपको किसी न किसी व्यापम के पेपर में आपको मिल जाएगी। मणिखेरा परियोजना या मोहिनी सागर परियोजना अधिकतर पूछा गया है किस नदी पर बनी हुई है या किस जिले पर है मध्य प्रदेश के। तो ये परियोजना इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी कारण से सिंध नदी ये फेमस हुई है। देखो परियोजना कौन सी है, इसकी परियोजना की बात करें तो मणि सागर है, ठीक है, या इसी का नाम है मोहिनी सागर, कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या, मोहिनी सागर। ये दो नाम आपको मिल जाएंगे पेपर में कि मणि सागर या मोहिनी सागर, ये दो नाम मिलेंगे। मणिखेरा भी कहीं कहीं नाम मिल जाएगा, मणि सागर या मोहिनी सागर या मणिखेरा, ये जब दो नाम मिले तो ये परियोजना किस नदी पर बनी हुई, तो ये जो परियोजना है मणिखेरा या मणि सागर या मोहिनी सागर, ये परियोजना आपकी बनी हुई है, यही जो आपकी ये जो नदी है सिंध नदी, इस नदी पर ये परियोजना बनाई गई है। कहां पर बनी हुई है, तो जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है, कौन सा जिला, शिवपुरी जो जिला है वहां पर इस परियोजना को बनाया गया है। कौन सी परियोजना, मणि सागर या मोहिनी सागर। ठीक है, तो ये परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो यहाँ गुना आएगा, ये अशोकनगर, ये गुना और यहाँ शिवपुरी, तो गुना में भी एक परियोजना है इसी नदी पर, मतलब सिंध नदी पर बनाई गई है। उस परियोजना का नाम क्या है जो गुना पर है, उस परियोजना का नाम है गोपी कृष्ण। क्या नाम है, गोपी कृष्णा परियोजना। गोपी कृष्णा परियोजना बनाई गई है, वो कहाँ बनाई गई है, ये गुना में बनाई गई है गोपी कृष्णा परियोजना। तो एक परियोजना कौन सी हो गई, मणिखेरा या मणि सागर, और दूसरा नाम क्या है उसका दूसरा नाम है मोहिनी सागर परियोजना। ये कहाँ पर है, शिवपुरी पर है। नदी कौन सी है, सिंध नदी। और गोपी कृष्ण परियोजना कहाँ पर है, गुना पर है, और उस नदी का नाम क्या है गोपी कृष्ण परियोजना का, गोपी कृष्ण परियोजना के नदी का नाम है सिंध नदी। तो सिंध नदी की इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हो गई, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ये विदिशा से निकली है और कहाँ, जालौन उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के समाहित हो गई है, यानी कि इसका मुहाना। अब इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। नदी का नाम क्या है, सिंध नदी। फिर दूसरी बात, ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहुंच हो गई, माहौर, ठीक है, ये दो, और एक तीसरी जो नदी बताई थी मैंने, क्वारी। तो ये 3 नदियाँ इसकी क्या हो गई, सहायक नदियाँ हो गई सिंध की। परियोजनाएं, मणि सागर या मणिखेरा परियोजना, एक ये हो गई, ये कहाँ पर है आपकी, शिवपुरी में है, और एक यही गुना पर है, जिसका क्या नाम बताया था, गोपी कृष्ण परियोजना गुना पर है। अच्छा, एक इसी के किनारे पे 2 मेले फेमस है जो पेपर में आते हैं। कौन कौन से वो मेले, एक तो मेला का नाम आपने सुना होगा, दतिया के पास है मेला लगता है, एक है रतनगढ़ का मेला, और दूसरा सनकुआ का मेला, सनकुआ। ठीक है, तो सनकुआ और रतनगढ़, ये 2 चीजें और याद रखना। ठीक है, ये इसी नदी के किनारे लगते हैं। कौन कौन से हैं, रतनगढ़ का मेला और सनकुआ का मेला। रतनगढ़ और सनकुआ, ये जो 2 मेले हैं, ये भी कहाँ लगते हैं आपके, ये इसी जो नदी है सिंध नदी के किनारे ही लगते हैं। और जिला कौन सा आता है, रतनगढ़ और सनकुआ का मेला किस जिले में लगता है, तो उस जिले का नाम है दतिया जिले में रतनगढ़ और सनकुआ का मेला लगता है। तो ये आपकी हो गई सिंध नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जो इसके बाद सिंध नदी के बाद जो इंपॉर्टेंट नदी है, उस नदी का नाम है केन नदी। कौन सी नदी, केन नदी। अच्छा, केन नदी में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, केन नदी का आप लोग उद्गम स्थल तो जानते ही हो, कहां से, कैमूर पहाड़ी,
कटनी ये पढ़ा होगा, ठीक है। कैमूर पहाड़ी कटनी से केन नदी ये है, जो ये है केन नदी, यहाँ से कटनी कैमूर पहाड़ी से निकली हुई है और ये भी जो है तो यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। अब थोड़ा सा देखो इसकी स्थिति आपको मैं बता दी एक बार कि ये यहाँ से कटनी से निकली और ये इस तरीके से बहते हुए और ये चिल्ला बांधा के पास और कहाँ यमुना नदी में मिल गई। अब एक एक चीजें इस केन नदी की अपन को समझनी है। देखो केन नदी में क्या है कि इसका पहली बात तो केन नदी का उद्गम अच्छे से देख लो, उद्गम में कटनी कैमूर पहाड़ी, लेकिन पर्टिकुलर एक तहसील है। कभी कभी एक आध दो व्यापक में एक आध दो बार उसकी पर्टिकुलर तहसील का भी नाम पूछा है, ठीक है। और उस एक तहसील और तहसील के अंतर्गत कभी कभी गांव का भी नाम, तो गांव का नाम है अहर गांव। कौन सा गांव? अहर गांव, जहां से निकली हुई है, बिल्कुल पर्टिकुलर स्थान बता दिया अहर गांव। तहसील कौन सी अहर गांव की लगती है? तहसील का नाम है रीठी तहसील। कौन सी? रीठी तहसील लगती है जहां से केन नदी निकली हुई है। और जिला कौन सा हो गया आपका? कटनी। कटनी की रीठी तहसील के अहर गांव से कौन सी नदी निकली हुई है आपकी? केन नदी निकली हुई। तो ये तो इसका हो गया उद्गम। अब इससे अंदर तो नहीं पूछेगा, मोहल्ला नहीं पूछेगा, ठीक है। अपन ने तहसील भी बता दी, गांव का नाम भी बता दिया और जहां से केन नदी निकली है उसका नाम भी बता दिया। कौन सी? अहर गांव, रीठी तहसील, कटनी जिले से केन नदी का उद्गम हुआ है। पहाड़ी का नाम कौन सा है? कैमूर पहाड़ी, ठीक है। तो ये तो हो गया केन नदी का उद्गम स्थल। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो सहायक नदियां इसकी जो हैं तो हैं बहुत सारी, लेकिन इंपॉर्टेंट एक दो है, एक ही दो, ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ नहीं है। देखो एक नदी याद रखना, सोनार। कौन सी? सोनार इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और भी है, श्यामरी हो गई, गुदेन हो गई, ठीक है, श्यामरी गुदेन। एक नदी और याद रखना है, उर्मिल। ये जो छतरपुर वाली नदी है उर्मिल केन की, वो भी एक सहायक नदी है। तो सोनार हो गई, उर्मिल हो गई, ये दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब केन नदी की लंबाई कितनी है? केन नदी की यदि लंबाई की बात करें तो केन नदी की लंबाई है 427 किलोमीटर। कितनी लंबाई है केन नदी की? 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, जब ये केन नदी यहाँ कटनी तहसील से होते हुए और ये छतरपुर के नजदीक से पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए ये सीधा यूपी में निकल जाती है बांदा जिले में। बांदा जिले में एक घाट पड़ता है जहाँ पर बिल्कुल इसका मुहाना है, उस घाट का नाम है चिल्ला घाट। कौन सा घाट? चिल्ला घाट, जहां पर ये बिल्कुल जाकर के चिल्ला घाट से ही ये यमुना नदी में एंट्री कर जाती है। तो यहाँ से इस तरीके से गई तो ये कटनी से होते हुए पन्ना में एंट्री की है, छतरपुर से थोड़ा सा इसके बॉर्डर से होते हुए और सीधा माना में एंट्री कर जाती है, चिल्ला घाट में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ परियोजनाएं केन नदी में बनाई गई हैं। परियोजनाएं कौन सी हैं? तो पहली परियोजना का नाम है गंगेऊ परियोजना, गंगेऊ परियोजना है। दूसरी परियोजना का नाम है रनगुआ बांध, रनगुआ बांध के नाम से वहाँ पर्टिकुलर फेमस है, तो गंगेऊ हो गया, रनगुआ बांध हो गया। तीसरी परियोजना इसमें बनी हुई है उर्मिल। कौन सी? उर्मिल परियोजना। तीन परियोजनाएं हो गई, कौन कौन सी? गंगेऊ हो गई, रनगुआ बांध हो गया और एक कौन सी हो गई? एक हो गई उर्मिल परियोजना, ठीक है। तो ये तीन परियोजना जो है तो इसमें बनी हुई है। तो देखो गंगेऊ परियोजना ये पन्ना छतरपुर के बीच में है, रनगुआ पर्टिकुलर छतरपुर में है और उर्मिल भी पर्टिकुलर छतरपुर पन्ना के थोड़ा सा बॉर्डर में स्थित है। तो तीन परियोजनाएं हो गई, गंगेऊ, उर्मिल और रनगुआ। तो एक तो इसका उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हो गई इसकी परियोजना, और तीसरा इंपॉर्टेंट इसके जलप्रपात हैं। इसके जलप्रपात पेपर में पूछे गए, यहाँ तक कि पीएससी के प्री में भी पूछा गया था। जलप्रपात का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला नाम है जलप्रपात का गाथा, ठीक है, गाथा जलप्रपात। गाथा का नाम ही है पांडव, गाथा जलप्रपात का ही नाम है पांडव, ठीक है। तो पांडव जलप्रपात पूछा गया था किस जिले में, किस नदी पर? नदी केन नदी, जिला पन्ना जिला, ठीक है। तो गाथा या पांडव जलप्रपात पहली बात तो इसमें स्थित है। दूसरा इसमें जलप्रपात स्थित है एक रने। कौन सा? रने, ये भी है। तो एक गाथा या पांडव ये हो गया, ये पन्ना पर स्थित है, पन्ना ही जिला लगता है यहाँ, और रने जलप्रपात पे लगता है छतरपुर जिला, ठीक है। तो ये गाथा और पांडव हो गया और रने, ये दो जलप्रपात इसमें हो गए। अच्छा, एक इसका जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा नदी जो अभी बताई थी यहाँ से, और केन नदी हो गई बिल्कुल सामने। केन और बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? उसकी डेट याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना जो बनाई गई थी उसका शुभारंभ हुआ था 2005 में। क्या कब हुआ था?
2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया था। देखो सब लोग जानते होंगे ये लिंक परियोजना है क्या, नहीं जानते हो तो भी मैं बता देता हूँ। केन बेतवा लिंक परियोजना कुछ नहीं है, यहाँ से जो बेतवा नदी इस तरीके से निकली है और केन नदी यहाँ निकली, ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक बांध जो बने होंगे और जो केन नदी पे बांध बने होंगे, तो इससे जो ये पाइपलाइन डालेंगे यहाँ, ठीक है, और इससे जो पाइपलाइन इस तरीके से ये पाइपलाइन बनाएंगे, फिर बीच से फिर यहाँ से पाइपलाइन ऐसे निकाल देंगे, फिर यहाँ से निकाल देंगे ऐसे। तो ये जो पूरा बुंदेलखंड का सूखा एरिया है, हर जगह सिंचाई के साधन हो जाएंगे। जब कभी इसमें ज़्यादा पानी होगा तो उसको यहाँ इन बांधों में जाके सप्लाई कर देंगे, इसमें ज़्यादा पानी होगा तो इससे इन बांधों में सप्लाई कर देंगे, या इस पाइप से यहाँ निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है तो बनाई गई है। ये कब से शुरुआत कब इसकी स्थापना हुई थी, शिलान्यास मान लो एक हिसाब से, तो 2005 में इस परियोजना का निर्माण किया गया था, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी केन नदी से संबंधित जानकारी। एक नदी यही और है, एक नदी यहाँ की और देख लेते हैं। उस नदी का नाम है टोंस या तमसा नदी। कौन सी नदी है, टोंस या तमसा नदी। अच्छा, टोंस या तमसा नदी यहीं पर है पास में, जैसे कटनी के पास में ही आओगे तो यहीं पर है सतना जिला। अब ये मैप तो आप सब लोग जानते हो, अपन केवल इंडिकेट करके और चीजें केवल याद करनी है। कौन सा जिला है, सतना जिला यहीं पर है। अब इसी सतना जिला से टोंस या तमसा नदी निकली हुई है, ठीक है। तो अब ये जो तमसा नदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका मुहाना, जब ये तमसा नदी इस तरीके से यहाँ सतना से निकलती है और जाकर के इसका मुहाना कहाँ हो जाता है, गंगा नदी में। एकमात्र नदी है जो गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। बकाया सब नदियाँ यहाँ की कहाँ गई हैं, ये जो यमुना नदी, बेतवा यमुना में गई, सिंध यमुना में गई, केन यमुना में गई, लेकिन ये जो यहाँ नदी है टोंस या तमसा नदी जो सतना से निकली हुई है, वो कहाँ जाकर के मिलती है, वो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है। इसका अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो सतना से तो निकली है, सतना के पर्टिकुलर यदि गांव का नाम पूछ ले तो सतना के पर्टिकुलर गांव का नाम है जुलेरी गांव। कौन सा गांव है, सतना के जुलेरी गांव से टोंस नदी निकली हुई है, ठीक है। ये पर्टिकुलर नाम हो गया जहां से इसका उद्गम हुआ है, किसका, सतना से, ये टोंस या तमसा नदी का, ठीक है। मुहाना है, आपको पता ही चल गया इसका मुहाना कौन सा है। तमसा नदी, टोंस और तमसा नदी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इसकी जो सहायक नदियां, क्योंकि सहायक नदियों पे मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण किया गया है, तो इसकी सहायक नदियां बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। तो इसकी जो सहायक नदियां उसमें पहली कौन सी है, बीहर। कौन सी सहायक नदियां हैं, एक है बीहर, दूसरी नदी का नाम है आपकी महाना, ठीक है। बीहर हो गई, एक सहायक नदी हो गई बीहर, दूसरी हो गई महाना, और तीसरी सहायक नदी है बेलन। इसकी सहायक नदियां याद रखनी है, कौन कौन सी हो गई, बीहर हो गई, दूसरी हो गई महाना, और तीसरी कौन सी हो गई, बेलन। ये सहायक नदियां हैं 3। अब आप लोग बीहर का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो जलप्रपात है, ठीक है, पियावन जलप्रपात, जो इंपॉर्टेंट कौन सा जलप्रपात है, पियावन जलप्रपात, जो बीहर नदी पर है, वो सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। वैसे बहुटी और केवटी का कभी कभी नाम आ जाता है। तो अब चलिए इनको देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात है। पहला जलप्रपात इस टोंस नदी पर बना हुआ है पूर्वा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात पहला टोंस नदी पर बना हुआ है। टोंस या तमसा नदी पर जो जलप्रपात बना है उसका क्या नाम है, पूर्वा जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात है पियावन जलप्रपात। कौन सा, पियावन जलप्रपात। ये भी किसमें बना हुआ है, ये बना है आपका बीहर नदी पर, जो उसकी सहायक नदी है, ठीक है। तीसरा जलप्रपात जो इसमें बना हुआ है उसका नाम है केवटी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात किस नदी पर बना है, महाना नदी, जो रीवा से निकलती है, ठीक है। कौन सा, केवटी जलप्रपात, ये महाना नदी पर है, रीवा से। पियावन किस पर हो गया, पियावन हो गया आपका बीहर नदी पर। केवटी जलप्रपात किस में हो गया, केवटी जलप्रपात हो गया आपका महाना नदी, रीवा पर हो गया केवटी जलप्रपात। चौथा जलप्रपात का नाम है बहुटी। कौन सा जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये सेलर नदी पर है, याद रखना, सेलर नदी पर, और कहां पर है, रीवा में। तो कौन सा, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर, रीवा में। तो देखो मैंने कहीं कहीं पियावन लिखा रहता है। सबसे जो ऊंचा जलप्रपात की यदि बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। किस नदी पर है, सेलर नदी पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसमें कि जलप्रपात पहला कौन सा हो गया, पूर्वा नदी कौन सी हो गई, टोंस या तमसा। दूसरा कौन सा हो गया, पियावन। पियावन की नदी कौन सी हो गई, बीहर नदी, जो रीवा पर है।
तीसरा जलप्रपात हो गया केवटी जलप्रपात कहाँ है? महाना नदी, जो कहाँ है? रीवा पर है, महाना नदी याद रखना यहाँ। चौथा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, बहुटी जलप्रपात, किस नदी पर है? सेलर नदी पर। ये जो नदियां हैं ये पूरी, ये नदी जैसे चाहे सेलर हो, चाहे बीहड़ हो, चाहे महाना हो, चाहे पूर्वा हो, मतलब ये जो टोंस नदी की जो तमसा नदी है सतना पे, उसकी जो है तो ये पूरी सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई आपकी कौन सी? टोंस या तमसा नदी। अब जो अपनी अगली नदियां हैं, एक नदी ये तो जो यहाँ पर टोंस तमसा हो गई, जो कहाँ? सतना से निकली और यहाँ ये प्रयागराज से होती हुई गंगा नदी मिल गई, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी थी अपन को? जलप्रपात। एक यहीं से नदी निकली है सोन नदी। कौन सी नदी? इसी क्षेत्र से पूर्वी प्रवाहित वाली नदियों में यदि बात करें जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, एक नदी यहीं से निकली है जिसका नाम क्या है? सोन नदी नाम है। अब अपन सोन नदी की चर्चा करेंगे कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और इसका मुहाना कहाँ पर है। देखो मैंने जो आपको बताया था कि टोंस और तमसा नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है, एकमात्र नदी प्रयागराज में। एक और नदी मुझे अभी याद आ गई कि ये इसी के बाद जो अपनी सोन नदी है, ये भी जो है तो ये बिहार के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो टोंस और तमसा नदी हो गई जो मिलती है, और एक सोन नदी। तो देखो ये पूर्वी प्रवाहित नदी है, पूरब की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका भी लिख लेते हैं। यहाँ से इसका टोंस और तमसा नदी का भी उद्गम होता है। वैसे तो ये नीचे से होता है, यहाँ से अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा निकल जाती है जो यहाँ से आ जाती है, एक नदी अपनी जो सोन नदी एक यहाँ से निकलती है जो इस तरीके से चली जाती है, एक नर्मदा आती है ऐसे, एक जोहिला यहीं आकर के इसी में मिल जाती है इस तरीके से। 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो नर्मदा जो मध्य प्रदेश में पूर्णतः 15 जिलों से होकर के, अब टोंस नदी जो यहाँ से निकलती है अमरकंटक अनूपपुर से, और ये जाकर के बिहार के पास गंगा नदी में ये भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के पास जाकर के गंगा नदी में। अब बात एक यहाँ याद क्या रखनी है, देखो जो अपनी ये अभी पढ़ रहे थे अपन टोंस या तमसा नदी, ये यूपी में जाकर के गंगा में मिल रही थी प्रयागराज में। बकाया जितनी भी नदियां हैं वो सब यूपी से कहाँ मिल रही थी? ये अपनी यमुना नदी में मिल रही थी। अब जो टोंस और तमसा नदी है ये कहाँ? यूपी से तो जाती है, कहाँ एंट्री कर जाती है? बिहार। उसके बाद जाकर के मिलती है ये गंगा नदी में। टोंस कौन सी है? ये अपनी सोन नदी। ठीक है, अब सोन नदी जो यहाँ पर है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई मैंने कल परसों वाली वीडियो बताई थी, 780 किलोमीटर की लंबाई किसकी है? नदी का नाम क्या है? अपना सोन नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है, ये जो यहाँ से होकर के जाती है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ मैंने बताया था अमरकंटक से 3 नदियाँ, एक नर्मदा ऐसे आ गई, एक यहाँ से चली गई सोन, और एक जोहिला। तो इसकी सहायक नदी की बात करें तो उसमें एक हो जाएगी आपकी जोहिला नदी, ये सहायक है। दूसरी जावरी भी सहायक नदी है। कौन सी है दूसरी? जारवी भी है, बनास भी है, तो जारवही उसका नाम है। तीसरी बनास। तो ये 3 नदियां याद रखनी है। ये 3 नदियां ये क्या हैं? सोन की अपनी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी जोहिला, दूसरी जारवी और तीसरी बनास, ये हो गई। अच्छा, जो सोन नदी है, सोन नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एक यहाँ पर परियोजनाएं हैं जो सतना और रीवा के क्षेत्र को सिंचाई के साधन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सोन नदी की परियोजना का नाम है बाणसागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? बाणसागर परियोजना, जो सतना और रीवा का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर सिंचाई का अच्छा खासा साधन जो बाणसागर परियोजना के द्वारा किया जाता है। तो एक यहाँ पर क्या हो गई? परियोजना हो गई। ठीक है, बाणसागर हो गई। इसी के नाम है, ये इसी की सब परियोजना है, ये गोविंद बल्लभ पंत। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना है, इसी के नाम जो बाणसागर नाम रखा गया है। और गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी ये बनाई गई है इसी पर, यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। गोविंद बल्लभ पंत करके परियोजना बनाई गई है, किस नदी पर? सोन नदी पर। तो ये बातें हो गई आपकी सोन नदी से इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा सोन नदी का एक बात, जैसे केन नदी का नाम, पुराना नाम भी इनके याद रखना है। केन नदी का पुराना नाम क्या था? सुक्तमती। ठीक है, सोन नदी का जो नाम है वो पेपर में 1-2 बार पूछा गया है, उसका नाम क्या है? सोन नदी का इसका नाम, सोन नदी का जो पुराना नाम है, ऐतिहासिक नाम, सोन को पहले नंद नदी के नाम से भी जानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, नंद नदी। दूसरा इसका हिरण्य नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या? हिरण्य नदी।
हिरण से बना है, हिरण्य नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब स्वर्ण नदी यदि आ जाएगा तो वो तो अपन क्लिक कर ही लेंगे, क्योंकि सोन मतलब स्वर्ण नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो हिरण्यवायु नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपकी जो पूर्वी क्षेत्र की नदियां थी, ये यहाँ तक इनको कंप्लीट कर लिया। अब जो अपनी अगली बात होने वाली है वो अपन पढ़ने वाले हैं पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। मतलब ये पूर्वी की ओर प्रवाहित नदियाँ हो गई थी, अब कुछ पश्चिमी प्रवाहित नदियां, लेकिन नर्मदा अपनी हो चुकी है, चंबल ये उत्तर वाली हो चुकी है। पश्चिमी प्रवाहित जो इस क्षेत्र को जो प्रवाहित होती है उनकी चर्चा करेंगे, जैसे माही नदी, आदिवासी गंगा जिसको कहा जाता है, अब उसकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। अब देखिए ये अपन पढ़ रहे हैं पश्चिमी प्रवाहित नदियां, पूर्वी प्रवाहित नदी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पश्चिमी प्रवाहित नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये जो माही नदी यहाँ पर अपन ने देखी, माही नदी का सबसे 2-3-4 चीजें इसमें याद रखनी है। पहला, आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, तो टिक क्या करना है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कैसा है? ये यहाँ जो सरदारपुर है, धार के पास, इंदौर के आगे आओगे तो धार मिलेगा, धार के पास एक जगह है सरदारपुर, और सरदारपुर के पास एक गाँव है मिंडा गाँव। गाँव का क्या नाम है? मिंडा गाँव। मिंडा गाँव से माही नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है, पहले ऐसे ऊपरी हिस्से में जाती है, फिर इस तरीके से निचले हिस्से में आकर के और गुजरात से होते हुए कहाँ, खंभात की खाड़ी में जाकर के इसका क्या है, मुहाना यानी कि वहां पर समाहित हो जाती है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ हो गया? धार जिले के सरदारपुर तहसील से मिंडा गांव के पास माही नदी का उद्गम हुआ। इस तरीके से प्रवाहित होते हुए और कहाँ, गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये हो गया माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, पहला। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, तो टिक क्या करना है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट, आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एक यहाँ पर परियोजनाएं बनी है जिसका नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। क्या नाम है? जमुना लाल बजाज परियोजना। किस नदी पर बनाई गई है? तो जमुना लाल जो बजाज परियोजना है वो माही नदी पर बनाई गई है, इस बात को याद रखना। कौन सी परियोजना है? जमुना लाल बजाज परियोजना। वो किस नदी पर बनाई गई है? माही नदी पर बनाई गई। तो दूसरा फैक्ट ये हो गया। अब तीसरा फैक्ट इसका देखो, इसमें भी एक संगम है, जैसे प्रयागराज संगम आपने पढ़ा है, ठीक है, उसी तरीके से प्रयागराज संगम कैसा है कि जहां पर यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी तीनों मिलती है तो प्रयागराज बनता है। उसी तरीके से एक संगम ये मध्य प्रदेश से बनता है जिसका नाम है वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। कौन सा संगम है? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। ये नाम याद रखना, क्योंकि वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनता है? तो वेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है वो माही नदी पर बनता है। जैसे प्रयागराज संगम किस नदी पर बनता है, तो उसमें गंगा नदी का नाम आता है कि गंगा नदी पर प्रयागराज संगम बनता है। तो उसी प्रकार से वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनता है? वो माही नदी पर बनता है। कैसे बनता है? जाखम नदी यहां से आती है। कौन सी नदी आती है? जाखम। कौन सी नदी? जाखम नदी यहां से आती है। यहां से सोन नदी, यहां एक नदी और है, सोन ही उसका नाम है, वैसे सोम नाम लिखा रहता है, कहीं कहीं सोम नाम भी मिलेगा। तो एक सोम नदी है, सोन वहां वाली हो गई, सोम नदी और जाखम नदी और माही नदी। कौन कौन सी? सोम नदी हो गई, उसके बाद प्लस लिख लो जाखम, ठीक है, और प्लस माही। प्लस कौन सी हो गई? माही। बराबर में लिख लो कौन सी संगम है? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। तो सोम, जाखम और माही, जब ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं तो एक संगम का निर्माण करते हैं। उस संगम का नाम क्या है? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो सोम, जाखम और माही नदी के तीनों नदियों को मिला करके वेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण किया गया है। ये बात हो गई। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है? आपको पता है कि कर्क रेखा यहाँ से ऐसे निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से होकर के और निकल गई है ऐसे। तो पहले जब माही नदी यहाँ सरदारपुर से निकलती है तो ये क्या है? ऊपर क्षेत्र की ओर बहती है। तो जब यहाँ से ऐसी बहेगी तो एक बार काट दिया। अब यहाँ से ऐसे बहते बहते फिर इस निचले हिस्से में आई तो ये 2 बार काट दिया। तो एक बार यहाँ काट दिया और एक बार यहाँ काटा। तो माही नदी जो है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये यहाँ तक ये बात हो गई। और एक इसमें एक यदि गुजरात में भी एक जाकर के बांध बना हुआ है माही नदी में, कड़ाना बांध उसका नाम है। क्या नाम है उसका? कड़ाना बांध नाम है, जो गुजरात में बना हुआ है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3-4 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है? आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है।
दूसरा कि कर्क रेखा को काटने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी तो माही नदी। तीसरा इंपॉर्टेंट, जमनालाल बजाज परियोजना किस नदी पर बनी हुई है तो माही नदी पर बनी हुई है। और चौथा इंपॉर्टेंट बात ये क्या हो जाएगी कि वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किस नदी पर बना है तो वेणेश्वर त्रिवेणी संगम माही नदी पर बनता है। किन नदियों को मिला करके है तो नदियां भी आप याद रख लो, जाखम, सोम और माही नदी, 3 नदियों को मिलकर के जो संगम बनता है उसका नाम क्या है, वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। तो ये हो गई अपनी माही नदी। अब एक नदी और है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है, ताप्ती नदी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मध्य प्रदेश से अपने प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश की उसका उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ताप्ती नदी के यदि उद्गम स्थल की बात करें तो आपको पता है बैतूल जिले से। कहाँ से है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। बैतूल जिले में कहाँ से है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो अब देखिए मान लो कि बैतूल जिला यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से ताप्ती नदी निकली इस तरीके से बहते बहते और यहाँ से ऐसे नीचे ये भी गुजरात से होते हुए और निकल गई ये कहाँ, खंभात की खाड़ी में। तो पहले खंभात की खाड़ी में कौन सी गई, माही गई। दूसरी नदी कौन सी गई, अपनी ताप्ती भी कहाँ गई, खंभात की खाड़ी में गई। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के कहाँ से होता है, मुल्ताई। मुल्ताई जो तहसील है वहां से इसका उद्गम स्थल है। बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का जो है तो उद्गम स्थल होता है। और इसका मुहाना कहाँ है आपका, ताप्ती नदी का जो मुहाना है वो है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। ये मुहाना हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ताप्ती नदी से और कौन सा है, इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है ताप्ती नदी की, यदि इसकी लंबाई की बात करें, जो ताप्ती नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है तो इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 724 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, यही लिख देता हूँ, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है, ये ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है, इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है उसका नाम है पूर्णा। बस ये बिल्कुल नाम याद रखना है, पूर्णा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। किसकी, ताप्ती नदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी का नाम क्या है, पूर्णा, ठीक है। उसके बाद गिरना भी है, गिरना के बाद बोरी है, बोरी के बाद पंजारा है। तो ये बहुत सारी नदियां ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नदी एक याद रखना, पूर्णा इसकी जो है तो सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, ताप्ती नदी की एक परियोजना इंडियन ज्योग्राफी में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। एक तो इसका परियोजना जो कम इंपॉर्टेंट है वो हटनूर बांध है जो महाराष्ट्र में बना हुआ है। एक जो परियोजना है ओकाई परियोजना, ओकाई परियोजना गुजरात पर बनाई गई है। कहाँ, गुजरात पर बनी है ताप्ती नदी पर, लेकिन गुजरात में बनी हुई है। ओकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है तो ओकाई परियोजना जो बनी हुई है वो ताप्ती नदी पर बनी हुई है, ठीक है। और हटनूर बांध भी महाराष्ट्र में बनाया गया है, वो भी ताप्ती नदी पर बनाया गया है, एक हटनूर बांध, ठीक है। अब इसके स्थल में इंपॉर्टेंट कुछ बात है, जो सूरत शहर है गुजरात का, कौन सा, सूरत, जो सूरत शहर है वो भी किस नदी के किनारे स्थित है, सूरत शहर जो स्थित है वो भी आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा मुख्य रूप से आएगा इसमें, जो बुरहानपुर से, क्योंकि ये बुरहानपुर से ही नीचे निकल जाती है, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और वैसे निकल जाती है। तो जो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का जिला वो भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसका ताप्ती नदी का पुराना नाम अधिकतर पेपरों में पूछा गया है क्या है, जैसे केन का अपन ने पढ़ा शुक्लमती, वैसे ही ताप्ती नदी का पुराना नाम क्या है, सूर्यपुत्री। क्या नाम है इसका पुराना नाम, सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती नदी को भी जाना जाता है। कौन सी पुत्री के नाम से, ये याद रखना, सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती नदी को भी जाना जाता है। तो ये ताप्ती नदी के इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी। तो क्या है इसका सबसे ज्यादा यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो ये इसका नाम, अधिकतर नाम ही पूछेंगे। ओकाई परियोजना इंडियन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में पूछ लेते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है आपका, बैतूल के मुल्ताई से है। परियोजना कौन सी है आपकी, ओकाई परियोजना, जो गुजरात पर स्थित है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पुराना नाम अधिकतर पूछते हैं कंफ्यूज होने के लिए। तो इसका पुराना नाम क्या है, सूर्यपुत्री जो है तो ताप्ती नदी का पुराना नाम है। अब इसके बाद जो नदियां हैं दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, मतलब निचले स्तर में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, अब अपन उनके बारे में जानकारी लेंगे कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। अब अपन बात करने वाले हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। अब देखो, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां में 4 नदियां इंपॉर्टेंट है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। चारों के नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। पहली तो नदी है आपकी वैनगंगा नदी जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी नदी है अपनी कौन सी, वैनगंगा के बाद वर्धा। तीसरी इंपॉर्टेंट नदी आपकी हो जाती है पेंच।
या पेच जिसको बोलते हैं, और चौथी नदी बोल दो या इसको संगम, लेकिन नदी के नाम से भी समझ लो इसको, प्राणहिता। ये 4 नदियां आपको याद रखनी है कि यदि क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इनमें से कौन सी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो 4 नदियों के नाम हैं। कौन कौन सी है? एक का नाम है वैनगंगा, दूसरे का नाम वर्धा, तीसरे का नाम पेच और चौथे का नाम है प्राणहिता। तो ये 4 नदियां आपको दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इनके बारे में डिटेल अपन जानेंगे। देखो जो बाहुबली मूवी है वो इन्हीं नदियों में से एक नदी की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक उपन्यास था, उस उपन्यास को किसने लिखा और किस नदी के कारण लिखा, तो उसकी चर्चा अपन अभी करने वाले हैं इसमें आगे की ओर। तो देखिए सबसे पहले अपन एक नदी की चर्चा करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, जिसका नाम है वैनगंगा। पहली नदी का नाम क्या है? वैनगंगा नदी। अब देखो वैनगंगा नदी की यदि अपन बात करें, कौन सी नदी है अपनी? वैनगंगा। वैनगंगा नदी यहाँ से निकली हुई है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से प्रवाहित होकर, देखो दक्षिण, ये यहाँ जगह कौन सी है? ये सिवनी जिला है, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? सिवनी जिला इसका उद्गम स्थल है। किसका? वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिवनी जिला। सिवनी जिला की तहसील है गोपालगंज, गांव है मुंडारा गांव। जिला सिवनी, तहसील गोपालगंज, गांव मुंडारा गांव, ठीक है। यहां से कौन सी नदी निकली है आपकी? जिस नदी का नाम है वैनगंगा, ठीक है। वैनगंगा नदी यहां से निकली सिवनी से और जस्ट तुरंत नीचे की ओर, दक्षिण की ओर सीधा प्रवाहित हो गई और जाकर के कहां? ये गोदावरी नदी में जाकर के ये समाहित हो गई, यानी कि इसका मुहाना गोदावरी नदी पर हो गया है वैनगंगा नदी का। वैनगंगा नदी का एक इतिहास भी है। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नहर भी बनी थी, वैनगंगा नहर बनी थी। वो कब बनी थी? 1923 में अंग्रेजों के समय पर वैनगंगा नहर बनाई गई थी, जो एमपी की पहली नहर थी। नहर आप लोग जानते होंगे, बांध बनाया, नदी का पानी एक नहर के रूप में सिंचाई के लिए निकाल दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली नहर बनी थी वो कौन सी बनी थी? आपकी वैनगंगा नहर ही बनी थी, 1923 में बनी थी। अब वैनगंगा नदी का और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी यदि और इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले इसकी परियोजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। उनके नाम, एक एक नाम बहुत अच्छे से याद रखना, मैं उनको पूरे के पूरे नाम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। पहली परियोजना का नाम है संजय सरोवर। कौन सी? संजय सरोवर पहली परियोजना है इसकी, याद रखना। एक परियोजना है संजय सरोवर, इसी वैनगंगा में बना है। इसी का नाम भीमगढ़ बांध आपने सुना होगा। भीमगढ़ बांध किस नदी के किनारे बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका वैनगंगा नदी पर ही बना हुआ है। कौन सा बांध है? भीमगढ़ बांध है, जो वैनगंगा नदी पर बना हुआ है और उसका नाम संजय सरोवर भी है। ये 2 नामों से पूछ लेता है, कभी संजय सरोवर पूछे या भीमगढ़ पूछे। ये दोनों जो बांध है ना, ये किस नदी पर है? आपकी वैनगंगा नदी पर है। स्थित कहाँ है ये बांध? ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले पर स्थित है। कौन सा? संजय सरोवर या भीमगढ़, एक ही नाम है, ठीक है। एक ही नदी पर एक ही बांध है जिसके 2 नाम है, एक भीमगढ़ भी बोलते हैं उसको और संजय सरोवर भी बोलते हैं। तो पहला बांध ये। दूसरा बालाघाट पर, जो यही बालाघाट है, बालाघाट पर एक बांध स्थित है इसी नदी पर। कौन सी नदी पर? वैनगंगा नदी पर, जिसका नाम है धुती बांध। धुती बांध करके बालाघाट पर स्थित है, जो किस नदी के किनारे, किस नदी पर बना हुआ है? वैनगंगा जो नदी है उसी नदी पर धुती बांध है, ठीक है। एक बांध और है, एक बांध और है जिसका नाम है राजीव सागर। कौन सा, क्या नाम है? राजीव सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम याद रखना। जैसे वहां लक्ष्मीबाई था, यहाँ राजीव सागर, तो राजीव सागर बांध वो भी कहाँ बना है? आपका वैनगंगा नदी पर। देखो संजय सरोवर हो गया, धुती हो गया और राजीव सागर हो गया। देखो धुती बांध भी बालाघाट पर है, राजीव सागर बांध भी कहाँ पर है? आपका बालाघाट पर है। राजीव सागर बांध भी बालाघाट पर, धुती बांध भी बालाघाट पर और संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध भी कहाँ पर है? बालाघाट पर है, ठीक है। अब इसके बाद एक बांध है यहीं पर जिसका नाम है, जिस बांध का नाम है माचा गोरा। क्या नाम है? माचा गोरा। ये बांध भी कहां पर है? आपका छिंदवाड़ा, जिला का नाम छिंदवाड़ा है और नदी का नाम क्या है? नहर, नदी जो है उसका नाम है वैनगंगा नदी। तो देखो 4 बांध हो गए। कौन कौन सा? संजय सरोवर हो गया, दूसरा धुती हो गया, तीसरा हो गया माचा गोरा, ठीक है, और चौथा हो गया राजीव सागर। तो राजीव सागर बांध जो है तो वैनगंगा नदी पर, लेकिन वैनगंगा की एक सहायक नदी है बावनथड़ी। कौन सी? बावनथड़ी करके नाम है, वहां पर जो है तो राजीव सागर बांध उस नदी के किनारे या उस नदी पर बनाया गया है जो वैनगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 बांध। माचा गोरा कहां पर है? छिंदवाड़ा पर स्थित है। माचा गोरा बांध कहां पर स्थित है? आपका छिंदवाड़ा पर स्थित है माचा गोरा बांध, ठीक है। तो बालाघाट यहां पर है और छिंदवाड़ा इस क्षेत्र पर है। तो ये हो गए। तो
ये जो वैनगंगा नदी पर बांध कौन कौन से हो गए आपके, संजय सरोवर या भीमगढ़ सिवनी पर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा हो गया है आपका धूती बांध बालाघाट पर, तीसरा हो गया राजीव सागर जो आपका बावनथड़ी नदी, ठीक है, वो भी आपका कहाँ हो गया, बालाघाट पर वो भी हो गया। और माचागुरा छिंदवाड़ा पर हो गया, वो भी आपका एक बांध जो है तो कहाँ पर, कौन कौन नदी कौन सी लगती है आपकी, वो है वैनगंगा नदी, ठीक है। वैसी इसकी पर्टिकुलर नदियां यदि माचागुरा की बात करें तो वो पेंच नदी है। मतलब समझ, इस बात को समझना है आपको, मेन नदी उसकी सहायक नदी और सहायक नदी पर बना हुआ बांध, लेकिन वो नाम किस नदी से जाने जाते हैं, जो मुख्य नदी है उसके नाम से भी इनको जाना जाता है और पर्टिकुलर नदियों के नाम से भी जाना जाता है। तो पेंच नदी पर कौन सा बांध आपका हो गया, माचागुरा बांध। मुख्य नदी पेंच नदी किसकी सहायक नदी है, वो आपकी सहायक नदी है वैनगंगा की। तो एक बात तो यहाँ हो गई वैनगंगा की। और वैनगंगा का इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है तो एक संगम का निर्माण करती है, उस संगम की चर्चा करेंगे। पहले एक नदी और इसकी देख लेते हैं, यहाँ बैतूल पर देखो, बैतूल सिवनी, बीच में छिंदवाड़ा, सिवनी के नीचे बालाघाट, इस तरह की जिला है। यहाँ बालाघाट हो गया, फिर सिवनी हो गया, फिर छिंदवाड़ा हो गया, फिर बैतूल हो गया। बैतूल की काली भीटी, ठीक है, पहाड़ी से, ये बैतूल पर एक पहाड़ी का नाम है काली भीटी, उस पहाड़ी के शिखर का नाम है वर्धन शिखर, वहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है वर्धा। वर्धन शिखर के नाम से इस नदी का नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा है, वर्धा, ठीक है। ये नदी जो है तो वर्धा नदी भी जाकर के किस में मिल जाती है, देखो वैनगंगा नदी जाकर के सीधे नीचे जाती है और कहाँ, गोदावरी नदी में मिल जाती है। जो वर्धा नदी है ये नीचे महाराष्ट्र में जाती है और जाकर के वैनगंगा नदी में वर्धा नदी मिल जाती है। तो ये जब यहाँ जा करके नीचे कहाँ, वर्धा जाएगी, कहाँ मिलेगी, वैनगंगा में, वैनगंगा आगे निकल जाएगी। अब दो नदियाँ मिल गई, जैसी दो नदियाँ मिली तो एक संगम मिल करके एक संगम बनाती हैं। यहाँ जैसी यहाँ से वर्धा गई, यहाँ से वैनगंगा गई, ठीक है। अब बीच में मिली तो वहाँ पर जो नदी का, दो नदियों का पानी इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा होने के बाद वहाँ से इकट्ठे दो नदियों का पानी जाएगा, तो उस पानी जब उसके आगे बढ़ेगा पानी तो उसका नाम, एक संगम का वहाँ नाम हो जाता है, उस संगम का नाम है प्राणहिता संगम। प्राणहिता संगम बनाती है, ठीक है। तो प्राणहिता संगम किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें टिक क्या करना है कि वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम से के मिलने से एक संगम का निर्माण होता है, उस संगम का नाम क्या है, प्राणहिता संगम, उसी संगम का नाम है। तो ये बात याद रखना, कौन सा संगम है, प्राणहिता संगम। अब जो ये प्राणहिता संगम है, यानी कि ये जो वर्धा नदी है, इस नदी पर जो जब ये महाराष्ट्र में एंट्री करती है तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और हैं। एक पवनार आश्रम, ये भी वर्धा नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, पवनार आश्रम आपने नाम सुना होगा। और दूसरा एक है सेवाग्राम। सेवाग्राम और पवनार आश्रम, यदि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पवनार आश्रम किस नदी किनारे स्थित है, तो वो स्थित है वर्धा नदी किनारे। और सेवाग्राम किस नदी किनारे स्थित है, वो भी कहाँ स्थित है, जो है तो वर्धा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखो एक बात अगला, जो मैंने बताया था अभी कि वर्धा और वैनगंगा के मिलने से प्राणहिता संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है, प्राणहिता संगम बनता है, ठीक है। प्राणहिता संगम के नाम से ही, इसी संगम के उसमें एक किताब लिखी, याद रखना इस किताब का नाम, द राइज ऑफ शिवगामी, ठीक है। नंदन नीलेकणी की किताब है शिवगामी, द राइज ऑफ शिवगामी। नंदन नीलेकणी ने ये उपन्यास लिखा था, उपन्यास है ये द राइज ऑफ शिवगामी। यही उपन्यास की मूवी बनी, जिस मूवी का नाम क्या है, बाहुबली, ठीक है। इसी उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में मूवी पूरी बनाई गई है, बाहुबली। पुस्तक उपन्यास का नाम क्या है, द राइज ऑफ शिवगामी। ये प्राणहिता संगम जो बनता है उसी को, उसमें नंदन नीलेकणी ने ये उपन्यास लिखा द राइज ऑफ शिवगामी, और उसी उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में जो मूवी बनाई गई, बाहुबली बनाई गई, ठीक है। तो ये हो गया है आपका प्राणहिता संगम की पूरी चर्चा। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एक नदी और है यहाँ पर, छिंदवाड़ा से जो है तो निकलती, छिंदवाड़ा जो यहाँ पर है, ये इसी बीच से। वो नदी का नाम इसलिए फेमस हो गया कि वो मोंगली के लिए फेमस हो गया, मोंगली लैंड के लिए नदी फेमस हो गई। उस नदी का नाम है पेंच नदी, बस मोंगली के लिए ही फेमस है, क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इस कारण से नदी फेमस है थोड़ा सा, ठीक है। इसका उद्गम बस याद रखना है। और बकाया आप पेंच राष्ट्रीय उद्यान जानती हैं, वो इस नदी किनारे स्थित है।
और मोंगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है वो क्षेत्र। तो पेंच नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? छिंदवाड़ा से पेंच नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। अब छिंदवाड़ा के पास जो पर्टिकुलर जगह है उसका नाम है जुन्नार देव। कौन सा देव? जुन्नार देव के यहाँ से पेंच नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। अब देखो, ये तो अपनी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण चारों साइड की अपन ने नदियां, पूरी मध्य प्रदेश की नदियां बस नहीं पढ़ी, जो भी क्वेश्चन उनके परियोजनाएं, झीलें और हर तरीके से अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3-4 जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा मैं लास्ट में करके और इस पूरे अपना जो ये पूरा नदियों का एक टॉपिक था बड़ा सा, उसको कंप्लीट करते हैं। एक रिवाइज ही समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि मध्य प्रदेश की गंगा, तो मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है आपकी? मध्य प्रदेश की गंगा है बेतवा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है? बेतवा नदी। किस आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा, तो किताबों में आपको लिखा मिलेगा प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है कि इसकी भैया सफाई करते जाओ। ठीक है। और दूसरी बात, तो उसका जो मेन आधार मैंने आपको बताया था क्या है कि इसमें जो तीर्थ स्थल हैं, बहुत बड़े तीर्थ स्थल स्थित है, इस कारण से कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा हो गई। दूसरा, मध्य प्रदेश की एक गंगा ये बोल दो, या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दूसरा नाम है जीवन रेखा बोला जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। अब तीसरी बात, तीसरा है बुंदेलखंड की गंगा, वो भी किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। ये कंफ्यूजन वाले हैं, इस कारण से इसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है आपका, आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है? तो जो आदिवासी गंगा है वो कहा जाता है माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। ठीक है। मालवा की गंगा, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो जो मालवा की गंगा है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा क्षिप्रा को बोला जाता है। ठीक है। और खुशियों की नदी, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुशियों की नदी किस नदी को कहा जाता है? यही क्वेश्चन होगा, खुशियों की नदी किसे कहा जाता है? तो वो आपकी जो नर्मदा नदी है उसको खुशियों की नदी कहा जाता है। और एक अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, कि सुंदर नदी किसे कहा जाता है? जो सुंदर नदी है वो नदी का नाम है, 5वें नंबर पर उस नदी का नाम लिख दे रहा हूं मैं, केन नदी को सुंदर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से पूरी नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन यदि पेपर में आपके आते हैं, तो ये जो अपने 2 वीडियो हैं नदियों के, इन्हीं से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और कुछ लगा कि हाँ नए फैक्ट बहुत सारे मिले हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में।